वेलकम डियर रॉकर्स। आपका दिल खुश करने वाली है आज की ये मूवी। बहुत ही टचिंग फील गुड मूवी है जो कि हमारे हिसाब से 5 स्टार की कैटेगरी में आती है। इस मूवी का मैं आपको कोई इंट्रो नहीं देना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ ये आपको बहुत इमोशनल कर देगी। तो आज हम देखने वाले हैं ताइवानीज लैंग्वेज इमोशनल ड्रामा मूवी जिसका नाम है वन डे। दोस्तों बहुत बड़ी मूवी है, आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। मूवी की शुरुआत होती है हीरो के वॉइस ओवर में और वो अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि हे, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जाहिर है आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आज ऑफिस में कॉस्ट्यूम पार्टी है और सभी अलग अलग कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं, लेकिन मैंने ईंट की दीवार जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और दीवार से चिपक कर खड़ा हूँ। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने दीवार का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है इसलिए मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा और ना ही बात कर रहा है, तो आप सरासर गलत है। अगर मैं नॉर्मल ड्रेस में भी होता ना तब भी इनका यही बर्ताव होता, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मेरा नाम है डैन। यहाँ पता चलता है कि इंट्रोवर्ट होने की वजह से उसे किसी से भी बात करने में बहुत ज्यादा संकोच होता है और लोगों के बीच में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाता। एक आईटी कंपनी में वो कई सालों से काम कर रहा है और ऑफिस का सिक्योरिटी तक उसे पहचानता नहीं। वो उसे एंट्रेंस पर रोक कर पूछता है कि तुम कौन हो और अंदर क्यों घुस रहे हो। डैन मुंह से बोलता भी नहीं कि मैं यहीं पर काम करता हूँ, बल्कि चुपचाप अपना आईडी कार्ड दिखाता है और सिक्योरिटी कहता है कि ठीक है अंदर जाओ। दोस्तों ये सिर्फ ऑफिस की ही बात नहीं है। वो रोज एक ही दुकान से फूड खरीदता है, लेकिन एक बार भी उसने दुकान वाली दीदी से बात तक नहीं की थी और इसीलिए वो डैन को पहचानती नहीं। डैन कहता है कि दीदी मुझे रोज वाला वही डिश दो, पर वो कहती है देख भाई यहाँ रोज कई कस्टमर्स आते हैं और मैंने तो तुम्हें कभी देखा तक नहीं। ऑफिस में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि डैन यहाँ पर काम भी करता है और अगर कोई उसे बुलाता भी है तो सिर्फ सिस्टम ठीक करने के लिए। उसके आगे वो उससे फ्रेंडली बात भी नहीं करते। डैन अकेला इंसान है, यानी उसकी कोई फैमिली नहीं है। हर साल उसके बर्थडे पर अगर कोई उसे विश करता है तो वो है उसका मोबाइल नेटवर्क वाले जो उसे हैप्पी बर्थडे का ऑटोमेटेड मैसेज भेजते हैं और उस दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा गिफ्ट देते हैं। और कोई उसे विश नहीं करता यार। इतने सालों में किसी ने उसके बर्थडे पर केक कट करके सेलिब्रेट भी नहीं किया। डैन का इकलौता फ्रेंड है उसका कंप्यूटर। उसके साथ भी बस वो 2-4 शब्द कहता है, मतलब टाइप करके, जैसे कि प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए। इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे में तो आदमी मर जाएगा। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल तो ये अपना डैन भाई है। ऐसे में एक दिन सोशल मीडिया पर उसे एक लड़की मैसेज करती है कि तुम्हें देखे कितने साल हो गए, चलो एक बार मिल लेते हैं। डैन यहाँ पर भी हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं देता, पर उसका एक कॉलिग चौंक जाता है कि यार तुझे लड़कियां भी मैसेज करती है क्या, और दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है, क्या बात है। डैन कहता है कि ये मेरी स्कूलमेट थी यार, इसको देखे 10 साल हो चुके हैं। कॉलिग कहता है तो क्या हुआ, वो खुद बुला रही है तो जाने में प्रॉब्लम क्या है तुझे, तू चला जा और अच्छे से बात करना, समझे, ये पुतले की तरह हमेशा की तरह बैठे मत रहना। अब डैन को थोड़ी हिम्मत आती है और वो उस लड़की को हाँ कर देता है कि मैं आ रहा हूँ। अगले सीन में दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वैसे डैन बड़ा बोरिंग कैरेक्टर है तो कोई उससे उतने चाव से बात नहीं करता, लेकिन ये लड़की तो उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है। पूछती है यार बताओ ना तुम कहाँ काम करते हो। मैं तो आईटी कंपनी में काम करता हूँ, और तुम कहाँ काम करती हो। इस तरह दोस्तों बहुत ही स्लो पेस में वो पूछता है। मैं तो एक फेस क्रीम की मार्केटिंग करती हूँ, तुम भी खरीद कर देखो तो हैंडसम हो जाओगे। एंड दोस्तों यहाँ पर डैन जान जाता है कि इसने दोस्ती के नाते मुझे नहीं बुलाया बल्कि अपना फेस क्रीम मुझे बेचना चाहती है ये। वेल अगर आप डैन की जगह यहाँ पर होते तो क्या करते दोस्तों, क्या उसे मना करके निकल जाते। जो भी हो कमेंट्स में लिख लीजिएगा बाद में। अब आप क्या लिखेंगे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये देखिए डैन क्या कहता है। डैन उसे ना नहीं करता, बल्कि वो लड़की तो एक बैग में बहुत सारे क्रीम्स लेकर आई थी और डैन उन सबको खरीद कर घर आ जाता है और उस क्रीम को मुंह पे लगाकर सोच में पड़ जाता है कि कोई भी सच्चा नहीं है यार इस दुनिया में, सब बनावटी दोस्ती जताते हैं। वो इमेजिन करता है कि अगर सबके माथे पे एक बटन होता और उसे प्रेस करने पर वो सिर्फ सच बोलते तो कितना बढ़िया रहता। एंड वो इमेजिन भी करता है कि वो उस लड़की के माथे का बटन प्रेस कर रहा है और वो लड़की कहती है मैं अपना फेस क्रीम बेचने ही तो आई थी तुम्हारे पास। इसी तरह वो ऑफिस में भी हर किसी को इसी तरह इमेजिन करता है और बटन प्रेस करने पे वो सिर्फ सच बोलते हैं। इंट्रोवर्ट लोगों की इमेजिनेशन दूसरे इंसानों से देखा कई गुना ज्यादा होती है। डैन तो अपनी कल्पनाओं में ही जी रहा होता है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसका कॉलीग कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक सिस्टम खराब हो गया है तो जाकर देख लो जरा। डैन भी जाता है। वहाँ निया नाम की एक लड़की का सिस्टम खराब होता है और आज तक ऐसा हुआ है दोस्तों कि जब भी डैन किसी का सिस्टम ठीक करता है तो कोई उससे बात तक नहीं करता, लेकिन ये देखो निया उससे एकदम नॉर्मली बात करती है और पूछती है वैसे इसमें खराबी क्या है। डैन भी उसको बताता है तो वो कहती है ये तो मैं जानती ही नहीं थी, आप सच में जीनियस हो। और यहाँ जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने डैन की तारीफ की होती है। वो सिस्टम ठीक कर देता है और अब प्रिंट कमांड काम करने लगता है। निया बहुत ही खुश होती है और कहती है थैंक यू सो मच डैन। डैन तो चौंक जाता है कि अरे आपको मेरा नाम पता था क्या। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं मजाक कर रही थी, एक्चुअली मैंने तुम्हारा आईडी देखा उस पे तुम्हारा नाम था और मेरा नाम है निया। इस ऑफिस में निया पहली इंसान है जिसने काम के अलावा डैन से कोई और बात भी की। इसी वजह से डैन को निया बहुत पसंद भी आ जाती है। अगले दिन से डैन निया को हर वक्त नोटिस करने लग जाता है। वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है वगैरह वगैरह। निया क्रिसमस का स्पेशल डॉल सेट कलेक्ट कर रही होती है और फिलहाल उसे सारे डॉल्स मिल चुके हैं सिवाय एक के। अगर वो मिल जाए तो उसका कलेक्शन पूरा हो जाएगा। निया को
हेडे जैसा एक फार्मिंग गेम खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और उसका सबसे बड़ा ड्रीम है कि वो लाइफ में एक बार जापान घूमे और वहाँ का स्नो फेस्टिवल एंजॉय करे। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई है, हालांकि वो सबसे बहुत हंसकर बात भी करती है। तो इस तरह निया की हर बात अब डैन को पता होती है और डैन अपने दिमाग के घोड़े इस कदर दौड़ाता है कि वो कल्पना करने लगता है कि कौन बनेगा करोड़पति जैसे एक शो में वो बैठा हुआ है और उस शो में सिर्फ और सिर्फ निया के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। डैन हर सवाल का सही जवाब देकर 1 करोड़ जीत भी जाता है। डैन की कल्पना को चकनाचूर करने आ जाता है कंपनी का सीईओ, जो निया को लंच के लिए बाहर लेकर जाता है। और ये देखने के बाद तो ऑफिस के सारे लोग दंग रह जाते हैं और खुसर करने लग जाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है क्या। डैन तो अपनी आंखों से देखता है कि पार्किंग लॉट में सीईओ निया को गुलदस्ता देता है और लगता है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाइफ में पहली बार एक लड़की ने डैन से इतना अच्छा बर्ताव किया था और डैन उसको चाहने भी लगा था। लेकिन बताओ यार, अब वो सीईओ की हो गई। वैसे सीईओ की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। ऐसा नहीं है कि निया इस बारे में जानती नहीं, वो जानती है, लेकिन सीईओ ने उससे वादा किया था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा और फिर निया से शादी कर लेगा। ये सारी बातें जानकर डैन बड़ा उदास बैठा होता है। न्यू ईयर के लिए ऑफिस में पार्टी होती है और वहाँ पर डैन दीवार जैसा ड्रेस पहनकर दीवार से चिपक कर खड़ा रहता है। तब वहाँ पर निया आती है। उसने डैन को नहीं देखा था और वो अपना मोबाइल पॉकेट में रखने के लिए अपना टॉप जरा हटाती है तो उसकी कमर पर एक तिल होता है जिसे डैन देख लेता है। लेकिन फिर वो मुड़ जाता है कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ऐसा इंडिसेंट आदमी तो हूँ नहीं। पार्टी में अब सीईओ कहता है कि आप सबने बड़ी मेहनत की है, इसलिए हम सभी जापान जाने वाले हैं और खासकर वहाँ का स्नो फेस्टिवल देखने वाले हैं। समझ रहे हैं दोस्तों आप, असल में सीईओ ने ये ट्रिप निया के लिए अरेंज किया है क्योंकि वो आपको पता ही है स्नो फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती थी और बाकी लोगों को शक ना हो इसीलिए वो सबको लेकर जा रहा है। सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो एक ट्रिप तो मिल गई कम से कम, लेकिन डैन उदास खड़ा रहता है। अब प्लान के मुताबिक सभी जापान पहुंच भी जाते हैं। पहले दिन तो वो आसपास घूमेंगे और दूसरे दिन स्नो फेस्टिवल एंजॉय करेंगे। उसके बाद उनके बड़े ग्रुप की एक फोटो ली जाती है जिसमें डैन बिल्कुल लास्ट में खड़ा होता है। फिर सभी अपने मन से आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। निया और सीईओ की जोड़ी अलग ही दिशा में घूमने चली जाती है और निया जो डॉल को कलेक्ट कर रही है ना, वो एक बॉल के अंदर होता है। तो निया उस वेंडिंग मशीन से एक बॉल खरीदती है, लेकिन उसमें तो वही डॉल निकलती है जो निया के पास पहले से है। उसे कोई नहीं चाहिए। तो वहाँ पर एक क्लॉक होता है जो हर घंटे भाप निकालता है और ये बात सीईओ जानता है। वो ठीक उसी वक्त पर निया से कह देता है कि सुनो, मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। कहकर वो उस क्लॉक की ओर इशारा करता है तो ठीक उस वक्त उसमें से भाप निकलता है। निया भी हंसने लग जाती है और तभी सीईओ पूरा टॉपिक चेंज करके कहता है कि सुनो, मैं जल्द ही अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये सुनने के बाद निया बड़ी खुश होती है, लेकिन ये सब कुछ देखकर डैन बड़ा दुखी होता है। फिर सभी स्केटिंग कर रहे होते हैं तो निया गिर जाती है। डैन उसे उठाने आता है, लेकिन इतने में सीईओ वहाँ पर पहुंच जाता है और निया को हाथ देकर उठाता है। डैन का ये मौका भी निकल गया और तब उसका कलीग उसको एक मैजिक बेल दिखाता है और कहता है कि सुनो, जापानी लोग मानते हैं कि मन से कुछ सोचकर उस बेल को बजाओगे तो तुम्हारे दिल की वो मुराद पूरी हो जाएगी। डैन तो नहीं जानता कि ऐसा होता भी है या फिर नहीं, लेकिन वो निया के लिए वो एक बार ट्राई करना चाहता है। वो मन में सोच लेता है कि कम से कम एक दिन के लिए मुझे निया का बॉयफ्रेंड बना दो, बस मैं एक दिन उसके साथ खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। फिर वो बेल बजा देता है। इसके बाद सब एक बड़े होटल जाते हैं जहाँ वो रुकने वाले हैं। डैन लिफ्ट में होता है और तभी निया भी उस लिफ्ट में चढ़ने आती है, लेकिन डैन को देखकर कहती है मैं कुछ भूल आई हूँ, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। ये वाला सीन दोस्तों अपने दिमाग में रख लीजिए क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे इसकी। यहाँ डैन को लगता है कि निया उसे इग्नोर कर रही है और तभी सीईओ की वाइफ और बेटा वहाँ पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद निया उदास हो जाती है क्योंकि अब सीईओ उसके साथ नहीं बल्कि अपनी वाइफ और बेटे के साथ स्नो फेस्टिवल एंजॉय करेगा। इसके बाद सभी डिनर करते हैं और सीईओ और उसकी वाइफ के ठीक पीछे निया बैठी होती है, उनकी बातें सुनने लगती है। अब सीईओ को उसकी वाइफ बताती है, पता है मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है। ये सुनने के बाद निया एकदम से टूट जाती है और बाहर जाकर सीईओ को कॉल करती है, पर सीईओ कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इस वक्त तो मैं उसे डिवोर्स नहीं दे पाऊंगा। तुम एक काम करो, 1 साल रुक जाओ, फिर डिवोर्स होगा और मैं तुमसे शादी भी करूंगा। निया बहुत रोती है क्योंकि वो समझ जाती है कि सीईओ बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो सच में निया से शादी करना चाहता तो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं करता। वो बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोती है। उसका दर्द अब डैन से बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन सभी निकल जाते हैं, लेकिन निया बस में नहीं होती। डैन ये बात नोटिस कर लेता है और वो भी नहीं जाता। असल में निया अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। उसके पास एक टिकट होता है जिस पर उन लोकेशंस की सील है जहां ये लोग घूमने गए थे, पर अभी तक उसमें बहुत सारी जगहों पर सील नहीं हुआ था क्योंकि अब तक वो वहां पर गए नहीं थे और आखिर में स्नो फेस्टिवल पर भी सील नहीं होता। अब निया चाहती तो अभी वहां पर जा सकती थी, लेकिन जब लाइफ में ऐसा भूचाल आ जाए तो कौन एंजॉय करेगा स्नो फेस्टिवल को, ये सोचकर वो उस टिकट को फाड़ देती है। फिर वो स्केटिंग करने के बहाने पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे कूदने वाली होती है तो डैन उसको देख लेता है, लेकिन डैन को स्केटिंग नहीं आती। फिर भी वो दूसरे लोगों की मदद से निया को हर जगह ढूंढता है। वो नहीं मिलती तो डैन मायूस हो जाता है कि अब क्या करो, लेकिन तब पता चलता है कि निया मिल गई है। वो निया के पास भागता है और खुशकिस्मती से निया बच गई होती है।
अगले दिन निया हॉस्पिटल में आंखें खोलती है और जब उसे पता चलता है कि वो जापान में है तो वो पूछती है कि मैं जापान कैसे आ गई। डैन घबराकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना निया? वो पूछती है मैं, तुम कौन हो? और दोस्तों इतनी देर के बाद यहाँ पर इस मूवी का टाइटल वन डे डालकर मूवी को आगे बढ़ाया जाता है। इतनी देर में पता नहीं क्यों, क्योंकि असली कहानी तो अब इसके बाद आने वाली है। अब डॉक्टर निया का स्कैन करके डैन को बताता है कि ये बहुत देर बर्फ में पड़ी रही और ऊंचाई से कूदी थी, इसी वजह से उसका दिमाग थोड़ा अपसेट हो गया है और एक अजीब तरह का मेमोरी लॉस भी। और वो ये भी कहता है कि निया को अपनी लाइफ के पिछले 4 साल में क्या हुआ ये कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ एक दिन के लिए। मतलब आज एक दिन के लिए उसे अपने बारे में पिछले 4 साल में क्या हुआ ये याद नहीं रहेगा, लेकिन 4 साल पहले क्या हुआ था वो याद रहेगा सिर्फ आज के लिए। और कल वो नॉर्मल हो जाएगी तो उन 4 सालों की मेमोरी लौट आएगी। लेकिन हाँ, कल को जब उसको याद आएगा ना तो आज का दिन भी उसकी मेमोरी से मिट जाएगा। फिर कल को उसको ये भी याद आ जाएगा कि पिछले 4 सालों में वो सीईओ से मिली, उससे उसने प्यार किया था। लेकिन आज के दिन अब जो भी होगा उसे वो बाकी चीजें याद नहीं रहेंगी और वो ये भी भूल जाएगी कि आज के दिन उसकी 4 साल पहले की मेमोरी लॉस हुई थी। समझ गए सब? चलिए, क्योंकि निया को फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। आखिर में जब निया का साइन लिया जाता है तो वो देखती है कि कागज पर 2016 लिखा है। निया चौंकर पूछती है ये क्या लिखा है, ये तो साल 2012 है ना। अब डैन उसे सच बताना चाहता है लेकिन वो ये नहीं कहता कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, बल्कि ये कहता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा, तुम पिछले 4 सालों की बातें भूल चुकी हो। पर डरो मत, सिर्फ आज के लिए ये प्रॉब्लम है, कल तुम्हें सब याद आ जाएगा। वो निया को अपने मोबाइल पर ऑफिस का ग्रुप फोटो दिखाकर कहता है देखो हम सभी ऑफिस टूर के लिए जापान आए हैं। निया हैरान हो जाती है लेकिन समझ जाती है कि डैन सच कह रहा है। पर वो कहती है फोटो में तुम कहाँ पर हो? ओ यार, डैन उसे जूम करके दिखाता है कि ये देखो सबसे लास्ट में खड़ा हूँ मैं। ओ ये तो तुम ही हो, बाकी सब कहाँ गए? डैन कहता है वो सभी निकल गए हैं। वो सभी निकल गए हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो और भी बहुत लोकेशंस है जहाँ हमें घूमना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। निया पूछती है तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? डैन तो डगमगा जाता है कि अब क्या कहूँ। और तब उसे उस मैजिक बेल के बारे में याद आता है जहाँ उसने ये मांगा था कि बस एक दिन के लिए मैं निया का बॉयफ्रेंड बन जाऊँ। वो सोच लेता है कि लगता है यही वो दिन है जब उसे निया का बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिला है। वो कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पर निया को शक होता है और पूछती है हम दोनों ने मिलकर फोटोज भी तो लिए होंगे, वो दिखाओ जरा। डैन कहता है एक्चुअली मुझे फोटो के लिए पोज देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने साथ मिलकर फोटोज क्लिक किए ही नहीं। निया तो भड़क कर कहती है अच्छा तो फिर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? और इस ग्रुप फोटो में भी देखो ना, मैं कहीं और पर खड़ी हूँ और तुम कहीं और पर। डैन बहाना बनाता है कि अरे वो इसीलिए क्योंकि ऑफिस में कोई नहीं जानता कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए तो हम अलग अलग खड़े हुए थे। अब डैन सबसे बड़ा झूठ कहता है कि वो कंपनी जहाँ पर तुम काम करती हो मैं उसका सीईओ हूँ। निया अपना फोन मांगती है तो डैन उसको दे देता है, लेकिन बहुत देर बर्फ में पड़े रहने से वो काम नहीं करता। निया कहती मुझे तुम्हें देख कर जरा भी प्यार नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। ना तो तुम सीईओ जैसे दिखते हो और ना ही स्मार्ट हो, फिर मैं तुमसे प्यार कैसे कर बैठी पता नहीं लग रहा मुझे। यहाँ तक कि बालों में कंघी तक नहीं की है तुमने, मैं कैसे बिलीव कर लूं? नहीं नहीं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तब डैन को वो कॉस्ट्यूम पार्टी याद आती है जब डैन दीवार पर चिपक कर खड़ा था और निया वहाँ पर आई थी। तब उसने फोन रखने के लिए अपना टॉप जरा हटाया था और तभी डैन ने उसकी कमर में एक तिल देखा था। अब वो बताता है कि तुम्हारी कमर पर एक तिल है ना? निया चौंक जाती है, इसे कैसे पता चला? ओह कहीं ये सच में मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं? और अब क्योंकि वो थोड़ा यकीन करने लगी है तो डैन बाथरूम में जाकर कंघी कर लेता है, नाक के अंदर से बाल तक उखाड़ कर, दर्द के मारे चिल्लाता भी है बेचारा। आखिर में मस्त साफ सुथरा होकर बाहर आता है। फिर दोनों घूमने निकलते हैं, लेकिन निया अभी भी परेशान दिखती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब डैन वो टिकट दिखाता है जो निया ने फाड़ डाला था। डैन ने तो उस पर टेप चिपका कर जोड़ दिया होता है। वो कहता है कि देखो अब हमें इन जगहों पर घूमना है और आखिर में जाएंगे हम तुम्हारे फेवरेट प्लेस पर यानी स्नो फेस्टिवल में। लेकिन स्नो फेस्टिवल देखने की ख्वाहिश निया को पिछले 4 सालों में हुई थी और क्योंकि वो उन 4 सालों को भूल चुकी है तो अब उसे स्नो फेस्टिवल देखने का कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूछती है ये बताओ ये टिकट फटा क्यों है? अरे तुमने ही तो फाड़ा था इसको, असल में तुम मेरे साथ ये सारी जगह देखना चाहती थी लेकिन मैंने काम का बहाना किया तो तुम नाराज हो गई और बताओ तुमने ये फाड़ डाला। निया तो बिलीव ही नहीं कर पाती कि डैन जैसे आदमी के लिए उससे इतना प्यार था। वाह! डैन कहता है तुम्हें विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों इतना प्यार जो करते थे, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए तो बने हैं। अब चलो ना अपना टूर शुरू करते हैं। निया साफ मना कर देती, मुझे कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। लेकिन डैन हर जगह उसके पीछे जाता है। रोड क्रॉस करने के लिए वो निया का हाथ पकड़ता है तो निया हाथ छुड़ा कर कहती है देखो अगर ये सच भी है कि हम दोनों लवर्स थे तो फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो और सोच लो कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया, बस बात खत्म। और अगर कल भी तुम मुझे याद रहे तो वो अलग बात है, देखा जाएगा। तुम जैसे आदमी से मैंने प्यार किया होगा ये मैं सपने में भी नहीं सोच पा रही हूँ। डैन का चेहरा दोस्तों एकदम से उतर जाता है और पूछता है कि मेरे जैसा आदमी, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बाल, तुम्हारा ड्रेस कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं। इस पर डैन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और चुपचाप सड़क पार करने लग जाता है। गाड़ी के नीचे आते आते रह जाता है बेचारा। निया उसको आवाज भी देती है दूर से कि अरे तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? डैन चाहता तो इसी वक्त उसे छोड़कर जा सकता था, लेकिन निया को कुछ याद नहीं है और यहाँ पर वो अकेले कैसे मैनेज करेगी ये सोचकर वो अपना दर्द आखिर दिल में दबाकर वापस निया के पास आ जाता है।
कहता है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, पास ही में एक रेस्टोरेंट है, मुझे अकेला जाना बड़ा अजीब लग रहा है, तो तुम भी चलो मेरे साथ। निया को भी थोड़ा उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो डैन के साथ उस रेस्टोरेंट में जाकर खाने लगती है। यहाँ के जापानीज डिशेस डैन को बिल्कुल नहीं जचते और उसे तो हर डिश को टेस्ट करके उल्टी ही आ जाती है। उसके चेहरे के रिएक्शंस देखकर निया जी भर के हंसती है कि वाह यार तुम बहुत कॉमेडी हो। फिर कहती है वैसे इसके बाद मैं होटल रूम में बैठकर करूंगी भी क्या, तुम कुछ लोकेशंस बता रहे थे ना, चलो वहीं घूमते हैं। इस पर तो डैन की खुशी का ठिकाना होता ही नहीं। दोनों मस्त ट्रेन में निकलते हैं। निया थोड़ी देर में डैन के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है। डैन को तो लगता है कि जैसे ये ट्रेन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही है। विंडो से जरा सी धूप की आ जाती है तो वो टिकट से उसे ब्लॉक करने लग जाता है ताकि निया के चेहरे पे धूप न पड़ जाए। आखिर वो पहले स्पॉट पे पहुंच जाते हैं जहाँ का नजारा वाह बड़ा ही लुभावना होता है। निया बड़ी खुश होकर पूछती है कि अगर सच में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं करते तुम हैं? डैन कहता है वो एक्चुअली बचपन से मुझे किसी की आंखों में देखकर बात करने की आदत नहीं है ना, इसीलिए बस। अच्छा तुम्हें आदत नहीं है आंखों में आंखें डालकर बात करने की, तो फिर मुझे तुमसे प्यार कैसे हो गया? वो मैं तुम्हारा सीईओ हूं ना, शायद इस बात से तुम इम्प्रेस हो गई थी। ओहो मैं सच बताऊं ना तुम्हारी एक भी बात मुझे बिलीव करने जैसी नहीं लगती। खैर हम दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी ये बताओ। अरे वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुमने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, ब्लैक हील्स और रेड कलर का बेल्ट पहना हुआ था। निया शॉक हो जाती है कि कोई आदमी इस कदर याद कैसे रख सकता है। अरे मैं रख सकता हूँ ना निया, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात मुझे याद रहती है, इतना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। उस दिन तुम्हारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई थी और मैं उसे ठीक करने के लिए आया था। क्या तुमने ठीक किया था? पर तुम तो सीईओ हो ना, सिस्टम को ठीक करने वाला कोई और है नहीं क्या? तुम वो सब क्यों कर रहे थे? हाँ ये तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैंने अपने करियर की शुरुआत ऐसे छोटे मोटे सिस्टम रिपेयर करते हुए की थी और मुझे सच बताऊं तो सीईओ होने का घमंड ना आ जाए इसलिए मैं कभी कभी अपना पुराना काम भी कर लेता हूँ। दोस्तों ये वैसे तो इंट्रोवर्ट था लेकिन अब कुछ ज्यादा ही इमेजिन करके कहानी पे कहानी बुने जा रहा है है ना? अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसी कहानियां बुनते हो, बेवकूफ बनाते हो लोगों को, तो जरूर क्लिक कीजिए लाइक पर। अब निया पूछती है तुमने मेरे लिए और क्या क्या किया बताओ ना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की। अब डैन सच्ची बातें बताता है जो उसने निया के लिए की थी। हमारे पार्किंग लॉट में अक्सर तुम्हें जगह नहीं मिलती थी तो मैं पहले आ जाता था और एक पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी पार्क कर लेता था और जब तुम अपनी कार में आती तो अपनी गाड़ी में वहां से निकाल लेता था ताकि तुम पार्क कर पाओ। मैं अपनी गाड़ी कहीं बाहर खड़ी कर लेता था और तुम जो हेडे वाला गेम खेलती थी ना उसमें तुम आगे के लेवल पर नहीं जा पाई थी और परेशान हो गई थी। तब मैंने सिस्टम को हैक किया और दिन रात खेलकर तुम्हें अगले लेवल पर पहुंचाया और तुम तो ऑफिस में सभी को बताकर खुश भी हो रही थी कि तुम बिल्कुल अगले लेवल पर पहुंच गई हो। और मैं सच बताऊं तो तुम्हारी उस खुशी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जब तुम ऑफिस से चली जाती थी ना तो तुम्हारा डेस्क बड़ा गंदा होता था, मतलब चीजें यहाँ वहाँ पड़ी रहती थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं उस जगह को बहुत बढ़िया तरीके से क्लीन करके अरेंज कर देता था। पर अगले दिन जब तुम आती थी तो डेस्क को इतना साफ देखकर तुम हाउसकीपिंग वाली औरत को गिफ्ट भी देती थी और मैं ये सब देखकर दूर से खुश हो लेता था। और एक और चीज, तुम्हें वो पुराने गाने बहुत पसंद है ना, मैंने सारे पुराने कलेक्शंस को तुम्हारे सिस्टम में अपलोड करके रखा हुआ था जिसे तुम बड़े चाव से सुनती थी। तुम्हें हर पल में देखा करता था और उसी में खुश हो लेता था। पर तुम्हें तो भनक भी नहीं लगी कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। सारी बातें सुनने के बाद निया बड़ी खुश होती है लेकिन उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उसके लिए इतना सब कैसे कर सकता है। रास्ते में डैन के फोन पर एक मैसेज आता है जिसको देखकर डैन फोन अंदर रख लेता है। निया उसका मोबाइल ले लेती है और कहती है देखो तो जरा कौन तुम्हें मैसेज कर रहा है। उसमें मोबाइल नेटवर्क से मैसेज आया होता है कि आज आपका बर्थडे है और इसी खुशी में आज आपको अनलिमिटेड डेटा फ्री में दिया जा रहा है। निया पूछती है अरे तुम्हारा सच में बर्थडे है क्या आज? डैन हाँ में जवाब देता है। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 30 साल का हो चुका हूँ। बाप रे 30 साल, मैं तो बस 24 की हूँ। डैन कहता है सुनो महारानी, तुम पिछले 4 सालों को भूल चुकी हो, उसके हिसाब से अब तुम्हारी उम्र 28 साल है। तुम बस मुझसे 2 साल तो छोटी हो बस। ओ हाँ यार ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मुझे तो 30 साल के अंदर ही शादी करनी है, उसके बाद क्योंकि बहुत देर हो जाती है ना लड़कियों के लिए। इस तरह बातों बातों में वो हर जगह घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। डैन ने मैजिक बेल से जो मांगा वो पूरा होते होते देखकर वो बड़ा खुश होता है। निया भी बड़ी खुश है। उनके टिकट पर अब सारी जगहों की सील लग जाती है। वो एक जगह पर रुकते हैं जहाँ निया का फोन काम करने लगता है। अब डैन तो बौखला जाता है कि अब क्या होगा, कहीं मैं फंस ना जाऊं। उसमें क्लिक किए फोटोज को देखकर निया पूछती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो ये आदमी हर जगह मेरे साथ फोटोज में क्यों खड़ा हुआ है? वो असल में दोस्तों सीईओ के बारे में ही पूछ रही है। डैन कहता है अरे वो कंपनी का एक एम्प्लॉय है। निया कहती है पर दिखने में तो यही बॉस लगता है और तुम एम्प्लॉय लगते हो। डैन कहता है यार तुम्हारी बातों से ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहीं और चले क्या? निया भी मान जाती है और दोनों और भी घूमते हैं। इस तरह से बात टल जाती है। आखिर में जब स्नो फेस्टिवल जाने का टाइम आता है तो बर्फीला तूफान आ जाता है और सारे ट्रेन कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब डैन बड़ी टेंशन में होता है कि यार ये क्या हो गया। निया कहती है तो परेशान क्यों होते हो इतना, आज नहीं तो किसी और दिन देख लेंगे। पर डैन की दुविधा वो नहीं समझती क्योंकि डैन के पास सिर्फ आज का दिन है जब वो निया के साथ मस्त वक्त बिता सकता है, क्योंकि कल उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी और वो आज का दिन भूल जाएगी। यार यही तो प्रॉब्लम है। और तो और डैन के साथ बिताया हुआ वो ये दिन भी भूल जाएगी। डैन अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उदास बैठा होता है क्योंकि बाहर तूफान बड़ा तेज हो गया है। तब निया एक छोटा केक लेकर आती है
जिसपे कैंडल भी होता है और डैन को हैप्पी बर्थडे विश करती है। डैन का चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह खिल जाता है। आज तक किसी ने उसे बर्थडे विश नहीं किया और ना ही उसके लिए बर्थडे केक लेकर कोई आया। निया कहती है देखो तुम्हें जो चाहिए वो मन में सोच लो और कैंडल बुझा दो। डैन भी फूंक कर कैंडल बुझाता है तो निया पूछती है तुमने मांगा क्या बताओ ना। डैन कहता है मैंने ये मांगा कि तूफान जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और ट्रेन चालू हो जाए ताकि हम दोनों स्नो फेस्टिवल जाकर वहाँ एंजॉय कर पाए। यार ये क्या बात हुई, तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगते क्या, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हो। डैन कहता है तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला कि स्नो फेस्टिवल में जाना तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम वो खुशी मिस करो। यही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना है, तुम्हें वो स्नो फेस्टिवल एंजॉय कराना। निया को डैन की हर बात अब बड़ी अच्छी लगने लगती है। वो डैन को धीरे धीरे चाहने लगती है। वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन क्यों ना हम पहले से शुरू करें। मैं यहाँ पर खड़ी हो जाती हूँ और तुम वहाँ से आना और कोई अच्छी सी कविता सुनाकर मुझे इम्प्रेस करना। डैन भी हिम्मत जुटाकर पास आता है और कहता है कि तुम्हें जो चोट लगी थी वो ठीक हुई भी या फिर नहीं है। अरे मुझे कब चोट लगी थी? अरे वो कहते हैं ना परियां स्वर्ग से जमीन पर कूदती हैं, तो तुम भी आसमान से कूदी होंगी तो चोट तो तुम्हें लगी होगी, इसीलिए पूछ रहा था कि तुम्हारी चोट कैसी है। यार आग लगे तुम्हारी कविता को। यार ये कोई कविता है? कुछ और सोच कर बताओ ना, कुछ रोमांटिक। अब जाओ वापस दोबारा आओ। डैन फिर सेकंड ट्राई के लिए आता है, लेकिन निया के पास आते ही वो अपनी लाइनें भूल जाता है और कहता है मैं देखो इस बार भी रेडी नहीं हूँ, अभी आता हूँ दोबारा, मैं तो अभी बस ये चीज लेने के लिए आया था। ये कहकर वो शर्मा कर चला जाता है। एंड वो बार बार बड़ा मजा आता है इस सीन को देखकर, कुछ ना कुछ अलग ट्राई करता है, लेकिन उसकी एक भी कविता इंप्रेसिव नहीं होती। निया पूछती है कि यार तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, मुझे इतना प्यार करते हो लेकिन एक कविता नहीं सुनाई जा रही तुमसे। अरे वो इसीलिए ना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या। लोग माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ते हैं? इसीलिए क्योंकि उन्हें पहाड़ चढ़ना अच्छा लगता है। अगर उनसे पूछोगे कि उन्हें पहाड़ चढ़ना क्यों अच्छा लगता है तो शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे। निया कहती है अरे कहना क्या चाहते हो तुम? देखो निया बात यह है तुम मेरे लिए माउंट एवरेस्ट हो, मुझे तुम बड़ी अच्छी लगती हो बस। अब क्यों अच्छी लगती हो ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है ना, उसका कोई कारण थोड़ी होता है। और अगर मान लो कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो कारण बताया जाए वही वास्तविक कारण हो, इसलिए हर चीज का कारण बताया जाए ये सही नहीं होता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी जान हो। निया देखती रह जाती है उसे कि ये क्या बकबक कर रहा है और वो इस तरह डैन से प्यार करने लग जाती है। इतने में तूफान ढल जाता है और ट्रेन भी चालू हो जाते हैं। दोनों स्नो फेस्टिवल देखने ट्रेन में जाते हैं, खूब मजे करते हैं। वहाँ पर जाकर निया एक वेंडिंग मशीन में फिर उस क्रिसमस डॉल के लिए ट्राई करती है और ये देखिए इस बार निया के लिए आता है सरप्राइज, क्योंकि उस बॉल में वो डॉल होती है जो निया के कलेक्शन में है नहीं। आखिर वो स्नो फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये जगह और तरह तरह के गेम्स होते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो उस जगह की सैर करते हैं। वहाँ पे एक चर्च होता है और दोनों वहाँ पर जाते हैं। डैन कहता है तुम 30 की उम्र से पहले शादी करना चाहती थी ना, क्यों ना अभी शादी कर ले। ये कहकर वो अंगूठी जैसी टॉफीज को एक दूसरे के हाथ में पहनाते हैं और खुश हो लेते हैं कि चलो शादी हो गई। फिर दोनों होटल लौट आते हैं और अब इस पॉइंट पर निया डैन से बिल्कुल प्यार कर बैठी है और इसीलिए उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन डैन को एहसास हो जाता है कि नहीं यार मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे लगता है निया को मुझे सब सच बता देना चाहिए। तो वो निया की एक उंगली पकड़कर अपने माथे पे दबाता है और हमेशा की तरह इमेजिन कर लेता है कि उसके माथे पे बटन है और उसे निया दबा रही है। अब उसे सच बोलना ही पड़ेगा। वो कहता है कि सॉरी निया ये गलत है। निया कहती है गलत क्यों है, क्या गलत है? अरे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, झूठ मूठ की सही, अपनी तो शादी भी हो चुकी है, फिर ये गलत कैसे हुआ? अब डैन उसे सच बता देता है कि ना तो मैं कंपनी का सीईओ हूँ और ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। उन फोटोज में जो तुम्हारे पास खड़ा है वही है असली सीईओ और तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड भी। मैं तो बस एक मामूली एम्प्लॉय हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ एक दिन खुशी से बिताना चाहता था, लेकिन इंटीमेट होकर नहीं बल्कि तुम्हें खुश देखकर। निया का गुस्सा हद पार कर जाता है कि इतनी देर तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे धोखा देते रहे, कितने चीप निकले तुम। कहकर वो डैन का बैग बाहर फेंक देती है, उसे मारती है कि अभी निकल जाओ यहाँ से, अभी क्या भी। फिर वो सीईओ को कॉल करती है। हालांकि निया को उसके बारे में कुछ याद नहीं। वो पूछती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, पर उस तरफ से जवाब आता है कि काम की बात कल ऑफिस में करेंगे, अभी फोन रख दो। उस तरफ उसके बच्चे की आवाज भी आ रही होती है। अब निया एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि इतनी देर जो मेरे साथ था ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है और जिससे वो मेरा बॉयफ्रेंड कह रहा है वो भी एकदम अजनबी की तरह बात कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है, ये भगवान। वो बाहर आती है तो वहाँ डैन अपना बैग और नीचे गिरी हुई चीज से उठा रहा होता है। बेचारा किसी चीज को बहुत देर से ढूंढ रहा था। निया पूछती है तुमने जिसे मेरा बॉयफ्रेंड बताया वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझे जानता तक नहीं, और किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी। अब डैन सच बता देता है कि सीईओ उसकी शादी हो चुकी है और एक बेटा भी है उसका। अच्छा तो क्या वो मुझे धोखा दे रहा था? नहीं निया, तुम जानती थी, तुम मतलब ये जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसने तुमसे वादा किया था कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा और तुमसे शादी कर लेगा। तुम उसके साथ मिलकर स्नो फेस्टिवल देखना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर अपनी वाइफ और बेटे के साथ यहाँ घूम फिर कर एंजॉय कर रहा था। और तो और उसकी वाइफ फिर प्रेग्नेंट है और उसका दूसरा बच्चा भी होने वाला है। मुझे लगता है कि उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स करने का कोई इरादा था ही नहीं, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था और यही बात तुम जान गई थी और परेशानी में तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की। तब तुम नीचे गिरी और तुम्हारी पिछली 4 साल की याददाश्त एक दिन के लिए चली गई। अच्छा तो क्या मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था? डैन कहता है कि नहीं, तुम खुद मरने गई थी लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। दुख के मारे निया को लगता है जैसे कोई भारी चीज उसके गले में अटक चुकी है और वो सांस नहीं ले सकती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है निया,
लेकिन मैं बस तुम्हें दूर से देखा करता था। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कोई है जो हमेशा तुम्हें देखता है और तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारे लिए मैं तो एक अजनबी था। किसी के कहने पर मैंने वो मैजिक बेल बजाया और मन में सोचा कि एक दिन के लिए मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। और किस्मत तो देखो वही हुआ, और आज का दिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। आज तक पता है कोई भी मेरे लिए बर्थडे केक लेकर नहीं आया और ना ही किसी ने मुझे विश किया था, पर तुमने मेरे लिए वो सब कुछ किया। आज एक दिन तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसे पाने के लिए मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा था। लेकिन आज जो मुझे खुशी मिली है उसी के सहारे मैं अपनी पूरी लाइफ खुशी से जीऊंगा। नेहा बहुत रोती है और डैन के सीने लग जाती है। फिर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और तभी अचानक डैन चिल्लाता है कि मिल गया, मुझे मिल गया। ये देखो, असल में उसे वो डॉल दिख गई थी जो निया की कलेक्शन में आखिरी डॉल थी, जो डैन के बैग में थी। लेकिन जब निया ने उसका बैग फेंका तो वो नीचे गिर गई थी और डैन बहुत देर से इसी को ढूंढ रहा है। निया कहती है तुम ना सच में पागल हो, पता है तुम्हें? इस छोटी सी डॉल के लिए तुम इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो, इसी को ढूंढ रहे थे क्या? डैन कहता है कि हाँ, ये डॉल तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है शायद तुम भूल गई, इससे तुम्हारा क्रिसमस कलेक्शन पूरा हो जाएगा। अब तो तुम्हें इसकी अहमियत पता नहीं, लेकिन कल जब सब याद आ जाएगा तो इस डॉल को देखकर तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी होगी ना, उसको देखकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। एंड ये क्या, वो ये सारी चीजें कह रहा होता है कि निया उसे किस कर लेती है। सच जानने के बाद वो डैन से प्यार करने लगी है। वो कहती है अब मुझे उस सीईओ का मुंह तक नहीं देखना, मुझे तो तुम्हारे साथ जीना है बस। डैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता निया, क्योंकि कल तुम्हें सब याद आ जाएगा, लेकिन आज का दिन तुम बिल्कुल भूल जाओगी। आज जो कुछ हुआ वो तुम्हें याद रहेगा ही नहीं। निया कहती है ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। वो अपने फोन पे अपने लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है अगर तुम ये वीडियो देख रही हो निया, तो इसका मतलब है कि तुम आज का दिन भूल चुकी हो, लेकिन प्लीज फिर से इस दिन को याद करो, क्योंकि आज तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था और ऐसी खुशी तुम्हें लाइफ में कभी नहीं मिली। अगर तुम इस दिन को भूल भी गई तो प्लीज डैन को मत भूलना, क्योंकि तुम डैन से बहुत प्यार करती हो और उस जैसा प्यार करने वाला तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इसे लाइफ में मिस मत करना, तुम इसी से शादी करना, ना कि सीईओ जैसे धोखेबाज से। दोस्तों ये वीडियो वो रिकॉर्ड कर लेती ताकि कल को अगर भूल भी जाए तो दोबारा इस वीडियो को देखकर उसे याद आ जाए, ऐसा उसने प्लान कर लिया है। तब डैन उसको एक और बात बताता है कि मैंने बताऊं तुम्हें पहले भी एक बार प्रपोज किया था, और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन कॉस्ट्यूम पार्टी के बाद निया पार्किंग में वेट कर रही थी और तब डैन उसके पास गया। उसने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारे सीईओ से प्यार करती हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे टाइप का आदमी हूँ ही नहीं, लेकिन एक वादा मैं कर सकता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना तो बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी लाइफ का हर पल खुशियों से भर जाएगा। लेकिन उस वक्त निया उसकी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहती थी और वहां से निकल जाती है। उसके बाद जब डैन ऑफिस लिफ्ट में होता है, और दोस्तों यही वो सीन है जो मैंने आपको कहा था कि याद रखना। उस वक्त निया वहां पर आती है, लेकिन क्योंकि डैन ने निया से जो कह दिया था, मतलब जो प्रपोज वाली बात, तो वो निया को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो डैन के साथ लिफ्ट में आने के बजाय बहाना करके चली गई थी। प्रेजेंट में डैन कहता है ये वीडियो रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि कल तुम सब भूल जाओगी और उस वाली निया को मेरा चेहरा तक पसंद नहीं आएगा। निया रोती है कि अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम्हें तो याद रहेगा ना, तुम आकर मुझे बताना और मुझे सब कुछ याद दिला देना, और ये वीडियो मुझे दिखाना ना मेरा, फिर मुझे सब याद आ जाएगा। प्लीज डैन मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी लाइफ में मिस नहीं करना चाहती। डैन मान जाता है। फिर होटल रूम में दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। निया सो जाती है तो डैन उसे बेड पर लेटा देता है और बस डैन और निया का वनडे खत्म हुआ। जब सुबह होगी तो निया आज का दिन भूल जाएगी और पहली वाली निया बन जाएगी। सुबह होती है और निया को कल के बारे में कुछ याद नहीं, उसे बस इतना याद है कि सीईओ ने उसके साथ खिलवाड़ किया और वो खुदकुशी करने गई थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है कि मुझे डैन ने बचाया, फिर ये हुआ वगैरह वगैरह। पर हाँ, उसकी उंगली पर अंगूठी जैसी वो टॉफी पहनी होती है, जिसको देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती कि ये मेरे हाथ में कैसे आ गया। आपको तो पता ही है कि डैन ने उसे अंगूठी पहनाई थी। वो रिसेप्शन में पहुंचती है तो वो बताते हैं कि आपका देखो एक्सीडेंट हुआ था और एक आदमी आपको बचाकर हॉस्पिटल ले गया, फिर आप ठीक हो गई थी। डैन के बारे में वो और डिटेल्स नहीं जानते थे और निया भी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और निकल जाती है वहाँ से। उसी बस की पिछली वाली किसी एक सीट पर डैन बिल्कुल एक अजनबी की तरह बैठा होता है। वो उन सारी जगहों को देखता है जहाँ वो और निया कल सारा दिन घूमे थे। बेचारे की आंखें भर आती है और सोचता है कि कल का दिन यानी वो वनडे अगर बस निया को याद आ जाए तो कितना अच्छा होगा, हम दोनों साथ साथ अपनी लाइफ जी पाएंगे। अगले दिन निया ऑफिस में होती है। वो अपना बैग खोलती है तो उसमें वो टिकट होता है जिसमें हर जगह का सील लगा होता है। जहाँ तक निया को याद है वो स्नो फेस्टिवल में नहीं गई थी, इसलिए वो चौंक जाती है कि इसमें स्नो फेस्टिवल का भी सील क्यों लगा हुआ है। और तो और उसके बैग में क्रिसमस कलेक्शन की आखिरी डॉल भी है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है कि ये मेरे पास कैसे आ गई। वो अपने फोन पर क्लिक किए हुए फोटोज देखना चाहती है तो डेटा केबल लेने के लिए जाती है। वहाँ उसका एक कॉलीग कहता है कि डेटा केबल वहाँ पर पड़ा हुआ है, वैसे आज डैन नहीं आया तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, प्लीज तुम खुद ले लो। निया उसको ले जाती है और डेटा केबल कनेक्ट करके सारे फोटोज और वीडियोस को अपने सिस्टम पर देखती है। तो एक वीडियो में निया स्नो फेस्टिवल में होती है
निया की समझ में नहीं आता कि मैं तो स्नो फेस्टिवल में गई नहीं, फिर ये कैसे आया और मेरी वीडियो शूट कौन कर रहा है। निया की कॉलीग कहती है ये जैकेट किसका पहन के रखा हुआ है तुमने। पर निया को एक बात साफ दिखाई देती है कि वो बहुत ही खुश है और ये सच्ची खुशी है। अब तक निया हंसती थी लेकिन वो बनावटी हंसी थी, अंदर वो परेशान रहती थी। लेकिन उसे इस वीडियो में अपनी खुशी और एंजॉयमेंट देखकर लगता ही नहीं कि उसे कोई दुख भी है। एकदम खुलकर हंस रही होती है वो। इस वीडियो के अलावा उसमें कोई और वीडियो नहीं होता। इतने में सीईओ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, इसके लिए माफ कर दो, बस 1 साल इंतजार करो, मैं जरूर उसे डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। निया कहती है कि देखो हम सब कुछ भूल जाएं, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और आइंदा मुझे तंग मत करना। कहकर निया चली जाती है और यहाँ कहानी जरा पास्ट में जाती है। निया को होटल रूम में सुलाकर डैन ने उसके फोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया था जिसमें निया ने रोते हुए कहा था कि प्लीज डैन को भूल मत जाना, उससे शादी करना, सीईओ धोखेबाज है, उससे हमेशा दूर रहना। और डैन ने वीडियो डिलीट इसीलिए की क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर कल के दिन निया मुझे देखकर पसंद नहीं करेगी मुझे और तब मैं उसे जबरदस्ती वीडियो दिखाऊंगा कि मुझसे प्यार करो, तुमने पहले कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तो ये बात सही नहीं है। उसे जब तक खुद मुझसे प्यार नहीं हो जाएगा दोबारा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इसीलिए डैन तो वो स्नो फेस्टिवल वाली वीडियो भी डिलीट करने वाला होता है, लेकिन उसमें निया बड़ी खुश दिख रही थी। उसे डिलीट करने का उसका मन नहीं किया। उस वनडे की याद में डैन अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने जा रहा है। दोस्तों यो यार ये नहीं हो सकता, ये मूवी खत्म कर दी यहीं पर। मैं सच बताऊं तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इस डायरेक्टर पर। क्या है ये? ओह चलो अच्छा, चलो जान बचा ली डायरेक्टर ने इसका अल्टरनेटिव एंडिंग देकर। तो उस एंडिंग में डैन ऑफिस से अपनी सारी चीजें लेकर काम छोड़कर जा रहा होता है। तब निया आती है और पूछती है तुम काम छोड़कर क्यों जा रहे हो। डैन भी उसके साथ बात करता है और दोनों साथ में लिफ्ट से नीचे आते हैं। तब निया कहती मैंने पहले तुमसे ज्यादा बातें तो नहीं की, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत करीब से जाना है। ये बातें कहकर वो लिफ्ट से बाहर निकलती है और ये है मूवी का परफेक्ट एंडिंग। क्योंकि पहले निया ने डैन के साथ लिफ्ट में आने से इनकार कर दिया था, पर अब वो डैन के साथ आई और उससे अच्छे से बात भी करी है और वो सीईओ को भी भूल चुकी है। तो शायद अब चांसेस हैं कि वो डैन को पसंद करेगी। वो वनडे की बात तो उसके दिमाग से मिट चुकी है, लेकिन जरूर उसके दिल में उस एक दिन की याद कहीं ना कहीं तो बसी होंगी। इसलिए उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत करीब से मिली हूँ। उम्मीद करते हैं कि निया डैन के साथ बिताए हुए पलों को भूलने के बजाय फिर एक बार डैन से प्यार करेगी और दोनों खुश रहेंगे। और स्नो फेस्टिवल में उसने जो जैकेट पहना हुआ था वो डैन का था। हो सकता है कि फ्यूचर में निया को डैन बता दे कि वो जैकेट मेरा था और हम दोनों ने मिलकर स्नो फेस्टिवल एंजॉय किया था। टॉफी रिंग एक दूसरे को पहनाकर हमारी शादी भी हुई थी, ये बातें वो बता देगा। इसी उम्मीद के साथ डैन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। यहाँ पर मूवी असल में खत्म हो जाती है। दोस्तों तो कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं बता रहा हूँ, प्लीज यार कमेंट्स में जरूर बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इसके बाद भी आपको बोलने की जरूरत है क्या? लाइक और सब्सक्राइब प्लीज दोस्तों, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।